I have started the recording. Today's session, I want to show you something. Okay, so purpose of groups and OUs. So in last session, we completed the activity database, and one of our lab is pending, where we are going to install additional domain controller or child or tree. Okay, so our lab is pending. So prerequisite for installing ADC, how how to install additional domain controller, or how to install a child or a tree domain. Okay, so if you follow the lab or if you see the lab, you will be able to understand. Okay, before that, let me pull my one of the servers. So let me share my other screen. Okay, so I'm sharing my other screen. So I have my server one over here. So let me make it. I'll go to Control Alt Delete. I'm logging into my domain controller with my admin credentials. Okay, let me go to full screen mode. Okay, so ये मेरा मशीन है एडिशनल मेरा सॉरी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर. दिस इज सर्वर वन मीन्स दिस इज द प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर. तो यहाँ पर you all know how to create a group. So I will go to Active Directory, users and computers. Okay. Or if I go to my OU, I have this Ulve OU over here. Okay. तो इसमें मैं आगे बनाता हूँ न्यू. ये ग्रुप का नाम मैं रखता हूँ सेल्स. ओके, वी विल सी व्हाट इज ग्रुप स्कोप एंड व्हाट इज ग्रुप टाइप. ओके, पर बाद में मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यूजर्स है, दो तीन यूजर्स है. लेट मी क्रिएट यूजर्स आल्सो. न्यू यूजर. आई विल create user 2. Next, I will set the password. ठीक है, यहाँ दो यूजर्स है. तो ये सेल्स ग्रुप बना मैंने, और ये दो यूजर्स को मैं ऐड करता हूँ इसमें. तो आई विल गो टू मेंबर्स, से ऐड
और मैं यहाँ नशात नाम का यूजर है, चेक नेम। और दूसरा मैंने यूजर 2 बनाया, उसको भी मैं चेक नेम करता हूँ। तो इट्स सिंपल स्टेप्स टू ऐड a user. Okay, so I will not add user 2, तो चलो निकाल देगा उसको। आई विल सी यूजर 2 में जाके मैं वो यूजर 2 को मेंबर बनाता हूँ वो ग्रुप का। सो देर आर टू वेज टू ऐड मेंबर टू अ ग्रुप। एक तो ग्रुप के अंदर जाकर यू कैन मेक अ यूजर एज ए मेंबर, और एल्स सिंपली यू कैन गो टू यूजर एंड यू कैन पुश दैट यूजर टू द ग्रुप। So I will go to user properties, I will add, and I will simply put the group's name. ठीक है? So if I now see, just keep admitting the people. Okay. So मेरे पास उल्वे नाम का ग्रुप है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने 2 यूजर बनाया, यूजर 2 और नशात नाम का यूजर बनाया मैंने। और उसमें मेरा एक ग्रुप है, मैंने आई ऑल्सो क्रिएटेड अ ग्रुप्स। ओके, ग्रुप इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक योर व्हाट्सएप ग्रुप। सो व्हाट्सएप ग्रुप क्यों यूज करते हैं हम? कि हम इंडिविजुअल सबको मैसेज नहीं करना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम सेंडिंग द सेम मैसेज टू मल्टीपल पीपल मल्टीपल टाइम्स। ओके, फॉर दैट simple reason I create a WhatsApp group and I fire a message, and that message is delivered to individual WhatsApp chat or to the individual mobile devices of the user. So that is the same purpose of the group in Active Directory. तो हम बोलेंगे अभी, सो एडी में कैसा काम करता है? व्हाट्सएप में तो चलो मैसेज जाता है, समझ में आता है, लेकिन एडी में क्यों ग्रुप बनाते हैं? एडी में पर्पस तो वही है, लेकिन जैसा व्हाट्सएप में मैसेज सेंड होता है, वैसा एडी में ग्रुप बनाने से क्या होगा? मेल सेंड होगा। ठीक है, अगर मेरे को मेल सेंड करना है, अभी एग्जाम्पल के लिए मैं एक नया मेल, ये मैं नया मेल एक सेंड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारे लोग को मेल सेंड करना है। तो मैं क्या करूँगा? सिंपली आई विल नॉट सेंड मेल टू इंडिविजुअल, आई विल गो टू और यहाँ पर मैं जो मेरे ग्रुप्स है ना, ठीक है, मेरे को सारे ग्रुप्स यहाँ दिखेंगे, तो वो ग्रुप में से मैं एक ग्रुप सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, जैसा ये सिक्योरिटी ग्रुप है, और ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है, उन लोग को सिलेक्ट करके मैं ओके कर दूंगा। ये एबीपी एमपीएम एप्पल ग्रुप है समझो मेरा, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स है ना, सबको मेल चले जाएगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। तो बोलने का मतलब है, इट इज जस्ट लाइक अ व्हाट्सएप ग्रुप, लेकिन हियर यू कैन सी ये सिक्योरिटी ग्रुप है। ठीक है, if I open the group you can see the group type. So there are two types of group. Interview question है, how many types of groups are there? There are two types of groups, security group and distribution group. ये डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप जो है ना, ये है तुम्हारा मास ईमेल सेंडिंग के लिए। ठीक है, तुमको अगर मास जैसा मास व्हाट्सएप चैट भेजते हैं हम, मेरे को अभी जैसा अनाउंस करना था कि आज क्लास है, तो मैंने मास चैट्स सेंड किया है ग्रुप में, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला ऑप्शन जो है मास ईमेल सेंड करने के लिए। और ये जो सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है ना, ये मास ईमेल सेंड करने के लिए नहीं है, ये परमिशंस के लिए है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। वन ग्रुप इज यूज फॉर सेंडिंग मास emails, that is called as distribution group, and the other one is security groups, that is for providing permissions to folders or servers or for various permissions। ठीक है, तो let me demonstrate that how will I give permission। तो just assume करो
यहाँ पर मेरा एक फोल्डर है, फाइनेंस फोल्डर है, और मेरे को इसको एक्सेस देना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा प्रॉपर्टीज में, सिक्योरिटी में, और यहाँ पर मैं जाकर यूजर्स को ऐड कर सकता हूँ। कि समझो मैं नशाद को ऐड करता हूँ, ठीक है। तो नशाद को ऐड करूंगा और आई कैन गिव दी, दिस इज द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो आई कैन गिव फुल कंट्रोल, और आई कैन गिव जस्ट रीड एंड एग्जीक्यूट, अप्लाई, ओके कर दूंगा। तो नशाद हैज रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन ऑफ दिस फोल्डर। इसका मतलब क्या है, ही कैन व्यू ऑल द कंटेंट ऑफ दिस फोल्डर। लेकिन अब समझो मेरे को एक 100 लोग को, सेल्स टीम को, सेल्स टीम में 100 लोग हैं, और उन सारे को मेरे को एक्सेस देना है। तो मैं क्या करूँगा, आई विल सिंपली गो टू दिस फोल्डर, आई विल फॉलो द सेम स्टेप्स as providing access to an individual, and instead of adding the user, I will specify the group's name। ठीक है, तो सेल्स ग्रुप मैंने बनाया है, इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, सेल्स ग्रुप में जो भी मेंबर है, सारे ग्रुप मेंबर्स को ये वाला फोल्डर एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब लेट्स गो। तो कल के दिन मैं एक नया यूजर्स को ऐड करता हूँ, ठीक है। आदिल नाम का यूजर है, ठीक है। मैं सेल्स में जाकर मेंबर्स में अगर आदिल को ऐड करता हूँ, चेक नेम करके अगर ओके कर दूंगा, तो आदिल इसका मेंबर बन जाएगा। तो आदिल को भी वो बैकग्राउंड में वो जो फोल्डर है उसमें ऑटोमेटिक एक्सेस मिल जाता है। तो डे टू डे एक्टिविटीज में हमारे ऑफिस में ये एक, दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटी where you are being assigned a task to provide access to a shared folders। तो तुम्हारे पास टिकट रिक्वेस्ट आएगा कि डियर सर और डियर एडमिन, आई वांट एक्सेस टू द फाइनेंस फोल्डर। So what you will do, you no need to go to finance folder, go to properties, and go to security and add the users, add the number of users over here। Simply क्या करना है तुमको, सिंपली जाना है, यहाँ सेल्स ग्रुप ओपन करना है और उसमें वो यूजर्स को ऐड कर देना है। So what is going to happen in the background? He is going to be assigned permission on that finance folder। Okay। अच्छा, so that is the purpose of security group। ठीक है, now let's demonstrate another thing। मैं एक नया ग्रुप बनाता हूँ, so I was telling, let me demonstrate। मैं एक नया ग्रुप बनाता हूँ, और इसका नाम मैं रखता हूँ, इसका नाम रखता हूँ चार, और इसको मैं सिक्योरिटी ग्रुप में बनाता हूँ, मैं इसको बनाता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और एचआर में मैं एक यूजर्स को ऐड कर देता हूँ। से एचआर में मेरा यूजर है आदिल। सो मैंने एचआर ग्रुप बनाया, इफ यू कैन सी हियर, दो ग्रुप है। एक इसमें सेल्स जो है सिक्योरिटी ग्रुप है, और एचआर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। तो अभी मैं चेक करता हूँ, क्या मैं ये फाइनेंस फोल्डर में एचआर ग्रुप को एक्सेस दे सकता हूँ क्या। प्रॉपर्टीज में गया, सिक्योरिटीज में, आई कैन सी कि सेल्स को एक्सेस है, लेकिन अभी मेरे को रिक्वेस्ट आया है, एचआर टीम बोलता है कि भाई हमारे ग्रुप को भी एक्सेस हो। तो मैं बोलता नो वरीज, आई विल गो टू एडिट, आई विल गो टू ऐड, एंड आई विल से एचआर। और यहाँ मैं अगर चेक नेम करूंगा, तो मेरे को ये चेक नेम नहीं होने वाला है। वाई? द रीजन बीइंग इज HR इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, HR इज नॉट अ सिक्योरिटी ग्रुप। तो अगर HR को मेरे को परमिशन देना है,
इन शॉर्ट आई वांट टू से कि फोल्डर्स में परमिशन या तो सर्वर्स में परमिशन या तो शेयर पॉइंट में या तो कुछ भी परमिशन देना है तो आई कांट असाइन परमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप. I can only assign permission to security group. So the whole purpose of demonstration is I want to differentiate what is distribution groups used for and what is security group used for. So distribution group is used for sending mass emails. Distribution group को हम लोग DLB बोलते हैं, distribution list. It is used for sending mass emails or security groups is used for assigning permissions. ठीक है. तो अगर इंटरव्यू में पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, सो यू शुड एबल टू explain this two thing. Okay. There are two types of group. PL is used for sending mass emails and security groups is used for assigning permissions. Okay. Okay. Now, अब मैंने एक OU बनाया है उल्वे, तो let me create another OU. Say OU new and transition unit और इसका नाम मैं रखता हूँ चीता कैम. अब चीता कैम OU खाली है, तो किसी यूजर अगर कोई यूजर बनाना है तो आई कैन राइट क्लिक एंड सिंपली क्रिएट न्यू यूजर इन दिस. और एग्जिस्टिंग यूजर्स को यहाँ ऐड करना है तो यहाँ पर अगर यूजर्स में देखो, अगर ऐसी यहाँ पर आदिल नाम का यूजर है तो इसको मैं मूव कर सकता हूँ. आई कैन राइट क्लिक मूव एंड आई विल सिलेक्ट CC. तो क्या होगा आदिल, वो यूजर्स को मैं बाय डिफॉल्ट बना था, अभी वो CC में चले जाएगा. और दैट इज अदर वे, आई विल सिंपली ड्रैग दिस फेलो एंड आई विल पुश हिम टू द CC OU. देखो आदिल यहाँ. ठीक है. तो नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रुप? सो इफ यू सी आवर एजेंडा, पर्पस ऑफ ग्रुप्स ये हमने सीखा. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ OU? तो OU क्यों बनाते हैं? दिस इज फॉर कैटेगराइजेशन. दैट इज वन बेसिक पर्पस. कैसा कैटेगराइजेशन? इट इज जस्ट लाइक अ फोल्डर. हम तुम्हारे अपने लैपटॉप में वी क्रिएट फोल्डर्स फॉर कैटेगराइजेशन. जैसे हम हमारे डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर्स में रखते हैं, हमारे ऑडियो फाइल्स एक फोल्डर में रखते हैं, मूवीज एक फोल्डर में, ठीक है, स्टडीज के मटेरियल्स एक फोल्डर में. तो दैट इज फॉर कैटेगराइजेशन. सिमिलरली ये एक्टिव डायरेक्टरी में जो OU है, इट कैन बी को रिलेटेड और करस्पॉन्ड टू दी फोल्डर्स इन योर सिस्टम. ओके. सो मैं उल्वे में ऑफिस में जो भी यूजर्स है मैं उसको उल्वे में रखूंगा. चीताकैम में जो भी यूजर्स है, सो लोकेशन वाइज तुम कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स को, या तो तुम डिपार्टमेंट वाइज क्रिएट कर सकते हो. सो दैट इज वन मेजर पर्पस. सेकेंड मेजर पर्पस इज OU में यू कैन असाइन ग्रुप पॉलिसी. ओके. OU is used for categorization and assigning policies. Or I can say group policies. ओके. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना. बहुत लोगों को लगता है ग्रुप पॉलिसीज ग्रुप्स पे लगता है. ऐसा नहीं है. ग्रुप पॉलिसीज ग्रुप्स पे नहीं लगता है. ग्रुप पॉलिसी लगता है OU में, और ग्रुप पॉलिसी लगता है साइट्स पे, और ग्रुप पॉलिसी लगता है तुम्हारे डोमेन्स पे. ठीक है. सो ग्रुप पॉलिसी के नाम से यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज दैट ग्रुप पॉलिसीज आर असाइन्ड टू ग्रुप्स. नो, ग्रुप्स हैव डिफरेंट पर्पस and group policies serves a different purpose. Group policies are assigned to OU. ठीक है. तो यहाँ पर ये है मेरा उल्वे का OU और CC का OU. तो लेट्स सी हाउ टू असाइन ग्रुप पॉलिसी. सो सबसे पहले बिफोर
learning how to assign group policy. So first of all, we need to understand what a group policy. The group policy is set of restrictions or rules applied to users और कंप्यूटर्स. ठीक है, तो हम जैसा रेस्ट्रिक्शन सेट करते हैं, ठीक है, जैसा मैं ग्रुप पॉलिसी मेरे कंपनी में लगाता हूँ कि कोई भी यूजर्स कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकता है. ठीक है, मेरे को अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है लैपटॉप में तो मेरे को एडमिन राइट्स चाहिए. ठीक है, या तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि यूजर शुड नॉट टाइम एबल टू चेंज दी टाइम. वो टाइम नहीं चेंज करना चाहिए. यूजर अपने डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज नहीं करना चाहिए. ठीक है, ये सब अगर जो रेस्ट्रिक्शन या पॉलिसीज लगाते हैं उसको बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी. सो वी विल सी हाउ टू असाइन अ ग्रुप पॉलिसी. तो ग्रुप पॉलिसी असाइन करने के लिए वी हैव दिस कंसोल. ओके, सो हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क का वेरियस कंसोल है. जैसा यूजर्स, कंप्यूटर ग्रुप्स, ओयूज, ये सब बनाने के लिए आपको चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स. And if you want to assign group policy, then there is a separate console altogether for that. सर्वर मैनेजर में जाओ, और यहाँ पर यू विल हैव ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये जो है दिस इज द कंसोल फॉर क्रिएटिंग एंड असाइनिंग ग्रुप पॉलिसी. तो ये मैं यहाँ पर एक ये करता हूँ, एक पॉलिसी लगाता हूँ. तो आई गो टू माई डोमेन. यहाँ पर मैं देखता हूँ, इफ आई सी, देखो मैं ग्रुप पॉलिसी डोमेन्स पे लगा सकता हूँ, साइट्स पे लगा सकता हूँ, सॉरी यहाँ साइट्स पे लगा सकता हूँ. साइट्स नहीं है अभी अपने पास, वो भी अपन आगे सीखेंगे. और मैं ओयूज पे लगा सकता हूँ. एंड इफ आई गो टू ओयू एंड आई कैन से create a GPO in this domain and link it here. Okay, तो मैं ग्रुप पॉलिसी एक बनाकर उसके साथ लिंक भी कर सकता हूँ, या तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर एक क्रिएट ए जीपीओ इन दिस डोमेन एंड लिंक इट. तो यहाँ पर जाता हूँ, मैं एक ग्रुप पॉलिसी का नाम देता हूँ डिजेबल डिजेबल कंट्रोल पैनल आइटम्स, या जो भी है, ये एक मैं नाम देता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर ये है, तो ये उल्वे के साथ लिंक हुआ है. तो अगर मैं इसको एडिट करूँगा तो दिस आर द स्टेप्स टू the steps to see or to assign a group policy. So just watch it how I am going to assign a policy. तो यहाँ पर ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, मैं एडिट करता हूँ. तो इट विल ओपन द ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर विजार्ड. यहाँ पर मैं यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा. मैंने बताया था कि ग्रुप पॉलिसी इफेक्ट्स यूजर्स एंड कंप्यूटर्स. ओके, तो यहाँ पॉलिसीज में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट्स है पहले से. तो इफ आई गो टू माय विंडोज सेटिंग्स, सॉरी, तो यहाँ पर वेरियस पॉलिसीज है, जैसा कंट्रोल पैनल. ओके, ऐड और रिमूव प्रोग्राम. तो मेरे को ऐड अ प्रोग्राम, इसमें मेरे को समझो डिस्प्ले का एक पॉलिसी है, डिस्प्ले डिसेबल द डिस्प्ले कंट्रोल पैनल. ओके, यहाँ जाकर अगर मैं एडिट कर कर इनेबल कर दूंगा तो क्या होगा, उल्वे में जो भी यूजर्स है उन लोग को जो है कंट्रोल पैनल नहीं दिखेगा. ठीक है, वैसे ही कुछ किसी को, मेरे को प्रिंटर्स उन लोग प्रिंटर्स नहीं दिखना चाहिए, तो प्रिंटर्स में जाकर मैं पॉलिसी अप्लाई करूँ.
अगर डेस्कटॉप में जाओगे तो यू विल हैव देखो प्रोहिबिट चेंजेस, तो डेस्कटॉप में वो कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। डेस्कटॉप वॉलपेपर, अभी ये डेस्कटॉप वॉलपेपर मैं जाके इनेबल करता हूँ। ये दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें अगर मैं फिर बाद में जाता हूँ प्रोहिबिट हेडिंग आइटम्स, ठीक है, तो डेस्कटॉप में अगर मैं ये कॉन्फ़िगर करता हूँ तो कोई भी आइटम्स वो डेस्कटॉप में ऐड नहीं कर सकता है। ओके, और अलाउ ओनली बिट मैप्ड वॉलपेपर, अगर मैं कुछ भी दूसरे वॉलपेपर्स अगर मैं ऐड करता हूँ, सो आई वोंट बी एबल टू ऐड दी जेपीजी फाइल और पीएनजी फाइल। ठीक है, तो दिस आर ऑल वेरियस पॉलिसीज। तो अभी स्टार्ट मेनू है, स्टार्ट मेनू में यहाँ पर लॉग द टास्क बार, अगर ये करता हूँ तो मेरा जो लॉग बार अपना टास्क बार है वो हमेशा लॉक ही रहेगा। ऐड रन इन सेपरेट मेमोरी स्पेस, ठीक है, तो रन कमांड मेरे को चलाने के लिए वो जो स्टार्ट रन करते हैं तो उसके ऊपर वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, सो देर आर वेरियस पॉलिसीज, सो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जैसा जैसा तुम्हारे को बिजनेस बोलता है कि मेरे को ये पॉलिसीज अप्लाई करना है, सो इट इज योर ड्यूटी टू search the policy and apply the effective policy, whatever desired policy the business has requested. ठीक है, तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाउ द पॉलिसी वर्क्स। ठीक है, तो हमने क्या पॉलिसी लगाया, हमने हाइड स्पेसिफिक कंट्रोल पैनल पैनल आइटम्स, ये जो इस पे डिस्प्ले में लगाया था हम लोगों ने, डिस्प्ले डिसेबल द डिस्प्ले कंट्रोल पैनल। ओके, ये हम लोग ने इनेबल किया था। तो किसको इनेबल किया था हमने, हमने इनेबल किया था उल्वे ओयू को। तो उल्वे ओयू में जो भी यूजर्स है, अगर वो लॉगिन करेंगे तो उसको जो ग्रुप पॉलिसी का जो डिस्प्ले आइटम है वो लिमिटेड ही दिखेगा, या तो नॉट ऑल द कंट्रोल पैनल आइकन्स विल बी विजिबल फॉर द यूजर्स इन द उल्वे ओयू। ठीक है, तो ग्रुप पॉलिसी किस पे लगता है, ग्रुप पॉलिसी लगता है डोमेन पे, ओयूज पे और साइट्स पे। और दूसरा एक चौथा चीज़ है लोकल, लोकल का जो है मैं बताता हूँ क्या है वो। ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू से इज ग्रुप्स आर यूज्ड फॉर सेंडिंग मास emails, security groups are used for assigning permissions, OUI is used for categorization and assigning group policy. So कंफ्यूज मत हो जाओ, ग्रुप पॉलिसी ग्रुप्स पे नहीं लगता है, ग्रुप पॉलिसी OUs पे लगता है। तो व्हाट इज ग्रुप पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी इज सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन और रूल्स अप्लाई टू यूजर और कंप्यूटर। ये कहाँ मिलेगा टूल तुम्हारे को, ये टूल मिलेगा तुम्हारे को सर्वर मैनेजर में, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट टूल है वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, लेट मी क्लोज दिस, दिस इज द ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट टूल। नाउ मैंने मैंने यूजर बनाया था, आदिल नाम का यूजर बनाया था। सॉरी, उल्वे में। सो उल्वे में मैंने नशाद नाम का यूजर टू बनाया मैंने। ठीक है, और मैंने पॉलिसी लगाया इधर उल्वे में। तो यूजर टू का हम लोग देखते हैं कि क्या इफेक्ट होगा। सो फॉर दैट मैं जाऊंगा मेरे सर्वर टू में, I go to server tool, I go to control alt. और सर्वर टू, इफ यू रिमेंबर आई हैव एडेड दिस मशीन टू दी डोमेन। ठीक है, सर्वर टू को मैंने डोमेन में ऑलरेडी ऐड किया है। सो लेट मी गो टू फुल स्क्रीन।
तो यहाँ पर देखो स्विच यूजर का ऑप्शन है। जब मशीन डोमेन में आता है तो यू विल गेट द ऑप्शन फॉर स्विच यूजर। तो यहाँ पर मैं स्विच यूजर करता हूँ, कंट्रोल और डिलीट। अदर यूजर, और अब मैं यहाँ पर लॉग इन करूँगा यूजर टू से। यूजर टू जो यूजर मैंने अभी जस्ट बनाया था डेमो के लिए, ठीक है। इफ यू सी, मैंने यूजर बनाया किधर, यूजर टू बनाया मैंने सर्वर वन। I created user 2 on server 1. This is the domain controller, but I am logging in into server 2 with the credential of user 2. So this is the benefit of Active Directory or domain. You create a user in Active Directory and you can log in with the account created in Active Directory in any of the machines that are joined to this domain. So in my scenario, I have added server 2. So just assume if I have added a Windows 10 machine or Windows 7 machine or multiple machines, if I have added to the domain, this user 2 can log into any of the machines. The only condition is those machines should be on the domain. Okay, so these machines are, this machine is in the domain, in data domain. So I'm logging in. Okay, तो मैं यूजर टू से लॉग इन कर रहा हूँ। तो यूजर्स टू पहली बार लॉग इन हो रहा है तो उसका पूरा डेस्कटॉप और बाकी सारे चीज यहाँ पर दिखेंगे। एंड इफ आई सी, यहाँ पर देखो उसको कंट्रोल पैनल नहीं, कंट्रोल पैनल अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उसको कंट्रोल पैनल के सारे आइकन्स दिखेंगे, बट ही won't be able to, if I let me show you programs, programs, ठीक है। तो यहाँ पर वो कोई भी प्रोग्राम्स को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल नहीं कर सकता है। ओके, बिकॉज वी हैव असाइन पॉलिसी टू हिम। ओके, तो सिमिलरली ये कंट्रोल, ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स में वो बहुत सारी चीजें, मतलब ही कैन सी बट ही वोंट बी एबल टू एडिट। ओके, so this is user 2 logged in। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लॉग ऑफ कर देता हूँ। फाइन, ओके। सो वी डेमोन्स्ट्रेटेड ग्रुप पॉलिसी, और हमने आज देखा हाउ टू लॉग इन इनटू डोमेन वाया अ यूजर क्रिएटर इन एडी, ठीक है। डोमेन जॉइन मशीन वाया यूजर क्रिएटर इन एडी, ठीक है। लेकिन इफ यू रिमेंबर, we our main agenda was I want to make this server 2 as an additional domain controller. तो मैं I will go to action, मैं इसे control और delete। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं नॉर्मल यूजर से जैसा यूजर 2 या तो नशात या तो आदिल, यहाँ से उनके अकाउंट से लॉगिन कर सकता हूँ, या तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन कर सकता हूँ। Since I want to promote this server as an additional domain controller, I will use the administrator account, because if I use user 2 account, I will not have the adequate permission to promote this server. Okay, so I will use the administrator account. तो यहाँ पर ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं गया ऐड रोल्स एंड फीचर्स में, और फिर बाद में मैंने इसको नेक्स्ट कर
इसको मैंने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस बना दिया. इट इज शोइंग एस इंस्टॉल बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड. आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम. सो यस्टरडे आई हैव डन दिस इंस्टॉलेशन. अब ये मेरे को इसको कॉन्फ़िगर करना है. आई वांट टू कॉन्फ़िगर द domain, the Active Directory domain controller. I want to make this as an additional domain controller. So installation and configuration are two different things. You have just installed the Active Directory binaries. ठीक है. अब अपने को कॉन्फ़िगर करना है. तो कॉन्फ़िगर करने के लिए ये झंडे पे जाना है जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है. If I click on this exclamation, this is telling configuration required for Active Directory domain. So what is telling that you have installed, but you have not configured. So you will have to click this hyperlink, promote this server to a domain controller. So this is the option from where I will promote my machine as a domain controller. तो यहाँ पर देखो, this is very important. अब मुझे अगर इसको बनाना है नया फॉरेस्ट, ठीक है, जैसा मैंने टाटा का बना दिया, अभी रिलायंस का बना रहा हूँ, तो ऐड ए न्यू फॉरेस्ट. या तो पहली बार मैं डोमेन ऐड करूंगा तो आई विल सिलेक्ट ऐड ए न्यू फॉरेस्ट. लेकिन मुझे ये बनाना है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. सो फॉर दैट आई विल चूज ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन. तो यहाँ पर मैं ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन सिलेक्ट करूंगा. सो जस्ट सी द ऑप्शंस हाईलाइटेड. तो ये पूछता है कौन से डोमेन का एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है मुझको. तो आई हैव ओनली टाटा.com. अगर मेरे पास मल्टीपल डोमेन रहेगा तो आई विल हैव द ऑप्शन फॉर सिलेक्ट दैट एंड इट विल बी अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट. लेकिन मेरे पास सिर्फ टाटा.com है. टाटा.com में सर्वर 1 इज ऑलरेडी होस्टिंग डोमेन कंट्रोलर. आई वांट टू मेक दिस सर्वर 2 एज एन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. चलो मैं दूसरा ऑप्शन देखता हूँ. मुझे ये समझो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर नहीं बनाना है. जस्ट एज्यूम आई वांट टू ऐड अ न्यू डोमेन. तो ये यहाँ पूछेगा कि भाई क्या बनाना है, तेरे को चाइल्ड डोमेन बनाना है क्या. तो मैं बोलूँगा हाँ मेरे को चाइल्ड डोमेन बनाना है स्टील. ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये steel.tata.com, जैसा मैंने हायरार्की में बताया था ना. तो ये बन जाएगा steel.tata.com. नहीं, मेरे को अगर इसको ट्री डोमेन बनाना है या तो वो सब डोमेन जो मैंने बताया था tcs.com, तो उसको मैं क्लिक करूंगा. नहीं भाई, मेरे को ट्री डोमेन बनाना है. तो ये बोलेगा भाई अच्छा ट्री बनाना है तो क्या बनाना है. सो आई विल से TCS. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, जब हायरार्की में बता रहा था that there are trees and subdomain. There are tree domains, subdomains, and child domain. Okay, तो इट्स अप टू यू. तो इस सर्वर को आप चाहे तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना सकते हो, चाहे तो इसको नया सब डोमेन या तो ट्री डोमेन बना सकते हो, और या चाहे तो आप चाइल्ड डोमेन बना सकते हो. तो ये पूरे ऑप्शन, ये 3 ऑप्शंस के अंदर है. ठीक है. ये ऐड ए न्यू फॉरेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर्वर 1 में ऐड ए न्यू फॉरेस्ट, क्योंकि वो पहला सर्वर था तो आई चोज दैट ऑप्शन. नाउ आई वो इफ आई वांट टू मेक अ न्यू डोमेन देन आई विल चूज द मिडल ऑप्शन, बट आई वांट टू मेक दिस एन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. ठीक है. तो ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन. विच डोमेन टाटा.com. सप्लाई द क्रेडेंशियल टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन. तो अगर मैं ये सर्वर टू एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से मैं करूंगा तो फेल होगा क्योंकि ये सर्वर 2 के अकाउंट से नहीं चलेगा. टाटा.com का जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, देखो देर आर 2 एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स. इफ आई गो टू माई सर्वर 1, ये सर्वर 1, तो यहाँ पर ये जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है ना, ये एक्टिव डायरेक्टरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है ना, वो देना है मेरे को. ठीक है. बट दिस इज बाय डिफॉल्ट टेकिंग सर्वर टू एडमिनिस्ट्रेटर. मुझे सर्वर टू एडमिनिस्ट्रेटर नहीं देना है, मुझे टाटा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट देना है. ये सर्वर टू जो है इस मशीन का लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है. आई वॉन्ट टू सप्लाई द क्रेडेंशियल फॉर टाटा एडमिनिस्ट्रेटर. तो यहाँ मैं चेंज करूँगा. मैं यहाँ बोलता डोमेन टाटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया. तो यहाँ पर मैं डालूंगा एडमिनिस्ट्रेटर एंड आई विल से पासवर्ड उसका दे दूंगा और ओके करूँगा.
सो इट विल गो एंड वेरीफाई ये सर्वर 2 में से ये जो जाएगा यहाँ पर वेरीफाई करेगा बरोबर है क्या। अब यहाँ पर देखो सर्वर 2 एडमिनिस्ट्रेटर हटकर टाटा एडमिनिस्ट्रेटर होगा। सो आई have supplied the credential for the Tata domain administrator instead of the local server administrator. नेक्स्ट करूंगा। अब ये पूछता है भाई इस सर्वर को क्या बनाना है, डीएनएस भी बनाना है, तो मैं बोलूंगा हाँ डीएनएस भी बनाना है। तो क्या होगा, ये सर्वर, ये जो सर्वर 1 का कॉपी बनेगा साथ ही साथ इसका जो डीएनएस है उसका भी कॉपी बनेगा ये। ठीक है, तो ये बोलता है कहाँ डालना है, डिफॉल्ट फर्स्ट साइट। अपन साइट एंड सर्विस जब सीखेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा। देन आई हैव द ऑप्शन फॉर रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। लेकिन रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर से क्या होगा, यहाँ पर तुम कुछ एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये सिर्फ कॉपी, यहाँ से डेटा रेप्लिकेशन लेगा, वन वे रेप्लिकेशन रहेगा। अगर ये चेक मार्क करता हूँ तो ये मल्टी मास्टर हो जाएगा, विच मीन्स ये डोमेन कंट्रोलर में भी आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और ये डोमेन कंट्रोलर में भी आप कुछ भी एडिट और क्रिएट कर सकते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू चूज रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, I am going to choose this should be an additional domain controller with the additional role of DNS and global catalog server. Global catalog server क्या है वो आज आगे अपन देखेंगे। So I will supply the password. तो ये क्या है, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड। ये क्या पासवर्ड है, इन केस ये सर्वर 2 करप्ट हो जाता है, या तो इसके अंदर जो एक्टिव डायरेक्टरी है करप्ट हो जाता है, या कुछ फाइल्स मिसिंग हो जाते हैं, या डेटाबेस करप्ट हो जाता है, तो जब वो टाइम पे व्हेन वी यूज द रिपेयर मोड एट दैट टाइम इट विल आस्क फॉर दिस पासवर्ड। सो दिस पासवर्ड इज जस्ट अ क्रेडेंशियल फॉर ऑथराइजिंग यू टू रिपेयर द एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर। ठीक है, तो ये पासवर्ड बहुत रेयरली यूज होता है, सिर्फ तभी यूज होगा जब तुम ये सर्वर को रिकवर करना चाहते हो या तो रिपेयर करना चाहते हो। ओके, सो डोंट कंफ्यूज कि ये पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड नहीं है। दिस इज डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि व्हाट इज डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड। सो डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड is the credential that will be used for repairing the domain controller or for recovering the domain controller. तो नेक्स्ट करूंगा मैं, नेक्स्ट करूंगा, could not retrieve domain controller external domain has thrown exception। ठीक है, so let me see what's the option नेक्स्ट। और ये बोलेगा कि डेटाबेस कहाँ होना चाहिए। हाँ, मैं जैसा मैंने डेटाबेस बताया, सो दिस इज द डिफॉल्ट लोकेशन। सो these three things makes the database of Active Directory: NTDS, log files, and syswap folder. Select next, and it will give you the, it will make a prerequisites। अगर कुछ एरर आता है तो यहाँ पर बताएगा कि क्या एरर है। तो prerequisites is green, so I can install। तो मैंने क्या किया, इस सर्वर 2 को मैंने I am going to make it as additional domain controller। You have the option to make it as child domain or a subdomain as well, but I have chosen to make it as an additional domain controller। एक बार ये additional domain controller बन जाएगा, reboot हो जाएगा, then I can see ये जो सारे उल्वे के OUs, ये चिता कैम के OU, ये यूजर्स, ये जितने भी चीज है, ग्रुप्स है, ये सारे चीज इट विल बी रेप्लिकेटेड टू सर्वर 2। ठीक है, ये सर्वर 2 में देखो रेप्लिकेट हो रहा है, रेप्लिकेटिंग क्रिटिकल डोमेन इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज इट इज रेप्लिकेटिंग, it is just copy pasting all this component, not only this component but all the other binaries and other algorithm data of the Active Directory from the server 1 to server 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर तुम जो डीएनएस है वो डीएनएस भी यहाँ पर होगा। तो यू आर अबाउट टू साइन आउट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी रीबूटेड। करता हूँ। ओके, सो दिस इज हाउ वी मेक
a domain controller, additional domain controller. Next in our agenda is prerequisites for installing ADC. ये अपने देखा कि इंस्टॉल ADC इंस्टॉल करने के लिए या तो चाइल्ड और ट्री डोमेन इंस्टॉल करने के लिए अपने पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आपको विंडोज 7, विंडोज XP, विंडोज 10 मशीन में आप ADC नहीं बना सकते हो। मशीन शुड बी ऑन द डोमेन। वो मशीन अगर वर्क ग्रुप में होगा तो यू वॉन्ट बी एबल टू इंस्टॉल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। और तुम्हारे को डोमेन एडमिन क्रेडेंशियल चाहिए। तुम्हारे लोकल एडमिन क्रेडेंशियल से डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट is FSMO roles, okay, and global catalog. So FSMO role, there are 5 major FSMO role: schema master, domain naming master, PDC emulator, RID master and infrastructure master. ये 5 रोल है। FSMO मतलब flexible single master operation role. So let me put it in the diagram. इसका आज अपन लैब भी करेंगे। ये समझो मेरा एक सिंपल सा, मैं एक फॉरेस्ट बनाता हूँ मैं। तो ये है tata.com। इसमें हम पुणे इंस्टॉल किए सर्वर 1। इसमें नेक्स्ट हमने जो अभी डेमो में देखा, वी इंस्टॉल्ड सर्वर 2। ठीक है। जस्ट अज्यूम कि तुमने चाइल्ड डोमेन भी बना दिया है, steel.tata.com। और यहाँ पर एक ट्री डोमेन भी बना दिया तुमने। इसका नाम है tcs.com। ठीक है। ये लैब अपन ने कर दी है, सर्वर 1 और सर्वर 2 तो हमने बना दिया। लेट मी सी, सर्वर 2 अप हो गया है। So let me show you how it looks after the installation of additional domain controllers. Open server 1 and server 2 side by side। ठीक है। ये मेरा सर्वर 1 है, ये मेरा सर्वर 2 है, ये मेरा डीसी है और ये मेरा एडीसी है। तो लेट्स सी कि क्या चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं अपना डोमेन क्रेडेंशियल दूंगा एडमिनिस्ट्रेटर का, and I will log in। और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ सर्वर मैनेजर में, और यहाँ पर अगर मैं इफ आई गो टू एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, लेट इट पॉपुलेट। देखो एक्टिविटी यूजर एंड कंप्यूटर्स ये ओपन हो चुका है। ये ओपन करने के लिए दूसरा एक तरीका है, तो लेट मी क्लोज। बार बार आपको टूल्स में जाके करने की जरूरत नहीं है, तो यू विल सिंपली गो हियर, रन में जाओ, tsa.msc, ये कमांड मारोगे तो ये एक्टिविटी यूजर एंड कंप्यूटर्स ओपन होगा। तो इफ यू सी, देखो ये जो चीजें हैं इधर,
वही चीज है इधर सर्वर वन में जो बनाया, आपने कुछ कॉपी पेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट यू कैन सी एवरीथिंग एज इट इज उल्वे. You have the Ulwe OU, you have Chittagam OU, you have the same number of users, you have the same number of groups and everything. ठीक है. So what has happened? This server 2 has taken replication from server 1. तो इसने exact copy बनाया है server 1 का. ठीक है. Now हमने लैब में क्या किया, सर्वर 1 बनाया और सर्वर 2 बनाया. तो उसके बाद क्या हुआ, सर्वर 1 के सारे डेटा यहाँ पर कॉपी हो गए. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, गोइंग फॉरवर्ड सर्वर 1 में जो भी चीज बनेगा वो सर्वर 2 में होगा, और सर्वर 2 में जो भी चीज बनेगा वो सर्वर 1 में रिफ्लेक्ट होएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टी मास्टर. ऐसा नहीं है कि सर्वर 1 पहला बना तो वो ही रेप्लिकेशन देगा. ऐसा नहीं है, सर्वर 2 भी रेप्लिकेशन देगा. तो दोनों मास्टर है, दोनों सर्वर के पास इक्वल राइट्स है. इसको बोलते हैं मल्टी मास्टर. सो लेट मी डेमोन्स्ट्रेट. यहाँ पर मैं जाऊँगा चितागम यूजर्स में, यहाँ पर मैं बनाऊंगा, यहाँ मैं न्यू यूजर मैं बनाता हूँ, यहाँ पर मैं यूजर बनाता हूँ आकाश. ठीक है. मैं यूजर कहाँ बना रहा हूँ, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में ऑन सर्वर 2. ठीक है. मैंने CCOU में आकाश नाम का यूजर बनाया. तो अभी मैं थोड़ी देर में यहाँ जाऊँगा, अगर यहाँ पर मैं रिफ्रेश मारूंगा, इट शुड नॉट टेक टाइम. देखो, आकाश नाम का यूजर यहाँ बन चुका है. ठीक है. मैंने बनाया किधर, सर्वर 2 में, लेकिन वो रेप्लिकेट हो गया सर्वर 1 में. सो व्हाट आई मीन टू से इज, you create anything on any of the server, they both communicate with each other, or and they will आस्क ईच अदर कि भाई तेरे पास कुछ अपडेट है क्या, तेरे पास कुछ अपडेट है क्या. ये बोलेगा हाँ है मेरे पास, ये आकाश नाम का यूजर यहाँ बना है, तू अपडेट कर ले. ठीक है. कल के दिन अगर मैं यहाँ पर आदिल का पासवर्ड रिसेट करूंगा, तो इसका पासवर्ड है 1234, मैंने कर दिया 5678, तो आदिल का पासवर्ड यहाँ भी रिसेट हो जाएगा. So this is multi-master. You create user in any of the server and you can reset the password on any of the server. Okay. मैंने आकाश यहाँ बनाया, मैं यहाँ जाके डिलीट भी कर सकता हूँ. ठीक है. मैंने आकाश यहाँ बनाया, मैं इसको जाके राइट क्लिक, इसको मैं मूव कर सकता हूँ फुल वे. ठीक है. तो आकाश यहाँ CC से निकल गया. अब आकाश दिख रहा है तुम्हारे को यहाँ पर. अब यहाँ मैं रिफ्रेश करूंगा, ये भी चले गया फुल वे में. ठीक है. So this is called as replication. Okay, irrespective of whatever server is the changes are done in whatever server, the replication happens on both the servers. ठीक है. तो दिस लैब हमने किया सर्वर 1 सर्वर 2 एंड वी डेमोन्स्ट्रेटेड कि रेप्लिकेशन कैसा होता है. इट इज बाय डायरेक्शनल, सर्वर 1 से सर्वर 2 में जाएगा, सर्वर 2 से सर्वर 1 में जाएगा. ठीक है. जब वैसे ही यहाँ पर समझो TCS में है सर्वर 3 और 4, और यहाँ पर है सर्वर 5 और सर्वर 6. ठीक है. तो हर डोमेन में दो दो डोमेन कंट्रोलर हमने इंस्टॉल किए. तो क्या होगा, इसके अंदर मैं जो भी चीज़ बनाऊंगा वो यहाँ रेप्लिकेट होगा, और इसके अंदर जो भी चीज़ बनाएंगे यहाँ रेप्लिकेट होगा. रेप्लिकेट कहाँ नहीं होगा, यहाँ से यहाँ रेप्लिकेट नहीं होने वाला है, यहाँ से यहाँ रेप्लिकेट नहीं होने वाला है, और यहाँ से यहाँ रेप्लिकेट नहीं होने वाला है. ओके. So what I mean to say is replication occurs within the server in the same domain. डोमेन्स के बीच में रेप्लिकेशन नहीं होता है, डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में रेप्लिकेशन होता है. तो सर्वर 1 में मैंने आदिल नाम का यूजर बनाया तो सर्वर 2 में दिखेगा, लेकिन सर्वर 3 में नहीं दिखेगा. ये आपस में जो भी यूजर्स है आपस में रेप्लिकेट करेंगे. ओके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो अब अज्यूम करो तुम्हारे पास 3 डोमेन है, टाटा.com, steel.tata.com और TCS.com.
तो सब सारे सर्वर मल्टी मास्टर है, ठीक है। नाउ व्हाट इज एफएसएम? एफएसएम में क्या होता है? इफ यू सी, आई हैव मेंशन स्कीमा मास्टर, ठीक है। तो ये स्कीमा मास्टर क्या है? स्कीमा इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स एंड क्लासेस। ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये एफएसओ में पूछेगा कि स्कीमा क्या है। सो स्कीमा क्या है? स्कीमा इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स एंड क्लासेस। ये ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट एंड क्लासेस क्या होता है? ठीक है, जैसा अ, हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, पासपोर्ट का फॉर्म या तो आधार कार्ड का फॉर्म, तो उसमें जो आता है फॉर्म में, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तुम्हारा एड्रेस बताओ, तुम्हारा फोन नंबर बताओ, तो ये सब क्या है? ये आपके एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, वो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एवरी वन, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। आधार कार्ड का फॉर्म आप भरो या मैं भरूं या कोई भी भरेगा, सबके लिए वो फॉर्म सेम ही रहेगा। उसके अंदर जो वो जो ब्लू प्रिंटेड डेटा है, जैसा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सबके लिए सेम है, ठीक है। क्या चेंज होएगा? नाम चेंज होएगा, जैसा तुम्हारा नाम कुछ रहेगा, मेरा नाम कुछ रहेगा, ठीक है। तो दैट इज स्कीमा, दैट इज स्कीमा फॉर एक्टिव डायरेक्टरी। So into machine into user account. Sir, when server to machine is configured as additional, then can we log into different user? हाँ, so मोहम्मद has asked a question कि अगर सर्वर टू मशीन को तुम डोमेन कंट्रोलर बना दिए हो, ओके, सो इफ आई मेक दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, इसके बाद मैं साइन आउट करके नशाद की आईडी से या तो आयादिल की आईडी से या तो यूजर टू अकाउंट की आईडी से मैं लॉग इन नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी मेंशन कि डोमेन कंट्रोलर में लोकल यूजर्स लॉग इन नहीं कर सकता है, ठीक है। और अभी सो आई वाज टेलिंग अबाउट द स्कीमा मास्टर, और स्कीमा इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स एंड क्लासेस, ओके। सो क्या है स्कीमा? सो लेट मी डेमोन्स्ट्रेट। ये जो अभी देखो, ये सर्वर वन में हूँ, यहाँ पर जो ये मैंने ये नशाद नाम का यूजर है, तो ये जो है ना, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम, डिस्क्रिप्शन, ये सारे जो चीजें हैं ना, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और ये जो है ना, ये एड्रेस, अकाउंट, इसको बोलते हैं क्लास, ठीक है। तो इफ आई गो हियर, स्कीमा इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स एंड क्लासेस। तो ये जो सर्वर में ये जो क्लास है और ये जो एट्रीब्यूट है, ये सारे चीज जो बनाता है उसको स्कीमा बोलते हैं। ये सारे चीज जहां पर स्टोर्ड है उसको स्कीमा बोलते हैं। और ये स्कीमा का काम है कि वो डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है। जैसा एग्जाम्पल के लिए, इफ आई से यूजर, तो यूजर्स के लिए आएगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम, ठीक है। एंड इफ आई सिलेक्ट ओयू, तो ओयू में आप देख रहे हो क्या फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है? नहीं, ओयू में क्या है? डिस्क्रिप्शन है, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, ये सब चीजें ओयू में है। इसमें कोई डिस्प्ले नेम नहीं है, फर्स्ट नेम नहीं है, लास्ट नेम है। तो इसका एट्रीब्यूट क्या है? ओयू का एट्रीब्यूट्स अलग अलग है। एक मिनट, हाँ। ओके, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं ओलवे बना रहा हूँ, मैं जैसे मैंने सॉरी, जब मैं ओयू बना रहा हूँ, राइट क्लिक और मैं गया न्यू और मैं ओयू बना रहा हूँ, तो मुझे इधर देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि स्कीमा बता रहा है कि जब तू ओयू बना रहा है तो ओयू से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स और क्लासेस ही मिलेंगे। जैसा मैं ग्रुप्स बनाऊंगा तो उसके लिए अलग एट्रीब्यूट्स और क्लासेस मिलेगा। अगर यूजर बना रहा हूँ तो उसके लिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स और क्लासेस मिलेगा।
ठीक है। तो ये जो जनरेट करता है, ये स्कीमा जो जनरेट करता है तुम्हारा पहला सर्वर जनरेट करता है। ये तुम्हारा पूरा स्कीमा सर्वर वन जनरेट करेगा बाय डिफॉल्ट, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट सर्वर। इसका मतलब क्या है, ये स्कीमा इसके पास नहीं रहेगा। स्कीमा मास्टर का जो रोल है इसके पास नहीं रहेगा, ना ही तो इसके पास रहेगा, ना इसके पास, किसी के पास नहीं रहेगा स्कीमा मास्टर रोल। स्कीमा मास्टर रोल सिर्फ एक ही सर्वर के पास रहेगा, सर्वर वन के पास। ठीक है। सो दिस इज सिंगल मास्टर। ठीक है। although activity environment is a multi-master, but schema master, and there are 4 other roles, total 5 roles which are single master। ठीक है। तो मतलब अगर इसके पास स्कीमा है तो बाकी के पास नहीं रहेगा। ठीक है। हाँ, लेकिन मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ये स्कीमा को आई विल से कि सर्वर टू स्कीमा मास्टर बन जाए, लेकिन वो क्या होगा, सर्वर वन से हट जाएगा। तो एट ए गिवन टाइम स्कीमा मास्टर कैन बी, schema master can be held by only one server at a time। okay, मल्टीपल सर्वर के पास schema master नहीं रहेगा, so that is why it is called as a single master। okay, but I have the flexibility to change from server 1 to server 2, या तो सर्वर 1 से लेके सर्वर 4 के पास, या तो सर्वर 1 से लेके सर्वर 6 के पास मैं ये कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। सो दैट ये फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है। आप समझो यहाँ पर सर्वर वन के पास स्कीमा था, तो अगर मैं इसको स्कीमा बना देता हूँ, इसको अगर मैं स्कीमा बना देता हूँ, तो ये बाकी कोई भी सर्वर्स के पास तुम्हारा स्कीमा नहीं रहेगा। ठीक है। तो पूरे फॉरेस्ट में अगर तुम्हारे पास 100 डोमेन कंट्रोलर है, तो एक ही डोमेन कंट्रोलर के पास स्कीमा रहेगा, irrespective ऑफ वेदर इट्स बिलोंग्स टू एनी डोमेन। ठीक है। सिमिलरली डोमेन नेमिंग मास्टर, ये अपना सेकंड रोल है, डोमेन नेमिंग मास्टर। डोमेन नेमिंग मास्टर is responsible for adding and removing domains. It checks uniqueness of domain name। ठीक है, ये इसका टेक्निकल डेफिनेशन है। डोमेन नेमिंग मास्टर क्या करता है, डोमेन नेमिंग मास्टर के वजह से हम हमारे एनवायरनमेंट में एडिशनल डोमेन्स बना सकते हैं। जैसा मैंने डेमो में बताया था, वी वेर गेटिंग ऑप्शंस टू क्रिएट एडिशनल डोमेन्स, चाइल्ड डोमेन, ट्री डोमेन। तो ये क्यों बनता है, क्योंकि ये एक सर्वर है जिसके पास डोमेन नेमिंग मास्टर है। ये डोमेन नेमिंग मास्टर क्या करता है, इट विल अलाउ यू टू मेक चाइल्ड डोमेन लाइक सॉरी चाइल्ड डोमेन लाइक steel.tata.com और ट्री डोमेन लाइक tcs.com। इन अदर वर्ड्स, अगर डोमेन नेमिंग मास्टर डाउन है, यू वोंट बी एबल टू क्रिएट एनी न्यू डोमेन्स। ओके, क्यों, क्योंकि डोमेन नेमिंग मास्टर जब तुम डोमेन बनाते हो तो जाके चेक करता है पूरे फॉरेस्ट में कि ऑलरेडी वो डोमेन है तो नहीं। ठीक है। एग्जाम्पल अभी steel.tata.com है, तो वापस मैं एक नया डोमेन बनाता हूँ और उसका नाम वापस मैं रखता हूँ steel.tata.com। ठीक है, मेरे को नहीं मालूम कि पहले से वो डोमेन बना है, मैं कंपनी ज्वाइन किया, मैं नया डोमेन बना रहा हूँ। तो ये डोमेन नेमिंग मास्टर क्या करेगा मालूम है, ये पूरे फॉरेस्ट में जाके देखेगा और बोलेगा भाई steel.tata.com पहले से है, सो यू वोंट बी एबल टू क्रिएट steel.tata.com, प्लीज चेंज दी डोमेन नेम। ओके, तो ये काम कौन करता है, डोमेन नेमिंग मास्टर। एंड इफ यू सी द डेफिनेशन, domain naming master is responsible for adding and removing domains। it checks the uniqueness of domain name। ठीक है। उसके बाद है पीडीसी इमुलेटर, आरआईडी मास्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ये भी सिंगल मास्टर रोल्स है। ओके, लेकिन ये क्या है, ये डोमेन वाइड रोल है। मतलब डोमेन वाइड रोल मतलब अगर यहाँ पर एक पीडीसी है
तो यहाँ भी पीडीसी रहेगा। पीडीसी क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है, यहाँ भी एक पीडीसी रहेगा। लेकिन इसको सिंगल मास्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर ये सर्वर 1 के पास पीडीसी है तो सर्वर 2 के पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये डोमेन वाइड मल्टी मास्टर रोल है। स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर क्या है? फॉरेस्ट वाइड मल्टी मास्टर रोल। मतलब अगर सर्वर 1 के पास स्कीमा मास्टर है या डोमेन नेमिंग मास्टर है, तो पूरे फॉरेस्ट में किधर भी डोमेन नेमिंग मास्टर और स्कीमा मास्टर नहीं मिलेगा। लेकिन ये पीडीसी इमुलेटर डोमेन वाइड मास्टर रूल है। इसका मतलब क्या है? हर डोमेन में एक एक पीडीसी इमुलेटर होगा। तो इंटरव्यू क्वेश्चन है कि मेरे पास 5 डोमेन है, तो कितना पीडीसी इमुलेटर होगा? तो यूर आंसर वुड बी 5। ठीक है, अभी सिमिलरली पीडीसी इमुलेटर करता क्या है? पीडीसी इमुलेटर is responsible for time sync and password sync. तो ये पीडीसी एमुलेटर क्या करता है? ये टाटा.com डोमेन में जितने भी मशीन है उसमें वो चेक करेगा कि सारे मशीन, डोमेन में जितने भी मशीन है सब में टाइम सेम होना चाहिए। 5 मिनट आगे पीछे चलेगा, ठीक है, अगर समझो तुम्हारे सर्वर 1 में 10 बज रहा है और तुम्हारे क्लाइंट मशीन में जो डोमेन में मशीन है उसमें 11 बज रहा है, तो वो मशीन डोमेन में नहीं आएगी। तो ये सब चेक करने का काम कौन करता है? पीडीसी। तो पीडीसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग टाइम सिंक्रोनाइजेशन। इट एंश्योर्स दैट कि तुम्हारे डोमेन में जितने भी मशीन है सबका टाइम सेम ही होना चाहिए। ठीक है, और पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन, टाइम सिंक्रोनाइजेशन करता है और पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन। जैसा मैंने पासवर्ड, अब समझो मेरे डोमेन कंट्रोलर में मैं आदिल का पासवर्ड रीसेट किया, सर्वर 1 में आदिल का पासवर्ड रीसेट किया, तो वो सर्वर 2 को जाके बोलेगा भाई आदिल का पासवर्ड रीसेट हो गया है। पहले 1 2 3 4 था, अभी 4 5 6 है। ओके, so PDC emulator is responsible for password synchronization as well. Whenever there is a change in the password, it goes and inform all the domain controller in the domain that the password for this particular person has been changed. Okay, तो पीडीसी इमुलेटर रहेगा तो क्या होगा? अगर सर्वर 1 में यूजर का पासवर्ड रीसेट हुआ तो सर्वर 2 में इसका पासवर्ड रीसेट नहीं होगा, टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। So there will be lot of inconsistency in your environment. So PDC emulator is the very important role among the 5 FSMO role. Interview question, which is the most important role in which is the most important role among the 5 FSMO roles. The most important role is PDC emulator. क्यों? टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो मशीन सारे डोमेन में फंक्शन नहीं करेंगे, और पासवर्ड चेंजेस जो भी कर रहे हैं यूजर्स लोग, तो उनका पासवर्ड चेंजेस इफेक्ट नहीं होगा। सो पीडीसी इमुलेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीडीसी इमुलेटर कितना रहेगा? जितने डोमेन है उतने पीडीसी इमुलेटर। ठीक है, ठीक है, अभी अपने पास दूसरा है आरआईडी मास्टर। आरआईडी मास्टर क्या है? ये भी डोमेन वर्ड, मतलब अगर ये इसके पास आरआईडी है तो इधर भी एक आरआईडी रहेगा और इधर भी एक आरआईडी रहेगा। ठीक है, तो डोमेन वाइड रूल है। आरआईडी मास्टर क्या करता है? ये allocation, it allocates pool of seeds to domain controller. It allocates pools of seeds to other domain controller. तो क्या होता है मालूम है? जब भी तुम यूजर्स क्रिएट करते हो ना, मैंने क्रिएट किया यूजर। वो यूजर क्या है मालूम है? बैकग्राउंड में एक सीड है, लंबा चौड़ा अल्फा न्यूमेरिक ऐसा कुछ तो
ये ऐसा तो सिड है। इसको जो बोलते हैं ना, ये जो यूनिक आईडी है ना, इसको बोलते हैं सिड। इफ आई ओपन दिस, लेट मी सी इफ आई कैन सी दिस सिड। तो सिड, शायद तुमको सिड जो दिखेगा वो तुम्हारे को पावर शेल में दिखेगा। लेट मी चेक किधर किधर दिखता है, सॉरी। सिड हिस्ट्री है, सिड नहीं है इसमें। ठीक है। जो सिड जो है ना, वो एक लंबा चौड़ा नंबर है, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एक सिड होता है। पावर शेल में मैं दिखाता हूँ, इट विल टेक टाइम टू लॉन्च द पावर शेल मॉड्यूल ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। तो ये जो यूजर वन है, ये बैकग्राउंड में ना अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। जैसा अपना फॉर एग्जांपल के लिए अपना फोन नंबर जो है, उसके साथ जो IMEI नंबर आता है, तो वो क्या है, अपने फोन का यूनिक नंबर है। वैसा ये हर जो ऑब्जेक्ट बनता है ना, जैसा यूजर हो या OU हो या ग्रुप हो, ये सारे ऑब्जेक्ट का सीड बनता है। ठीक है। वो अल्फा न्यूमर मतलब ऐसा नंबर, कुछ तो नंबर रहता है लंबा चौड़ा, 21 या कुछ तो लंबा कैरेक्टर रहता है। मैं पावर शेल में बता रहा हूँ सीड कैसा दिखना है। तो ये जो सीड है ना, ये जनरेट करने का काम है RID मास्टर का। ठीक है। तो ये सर्वर वन क्या करेगा, यहाँ पर उसके पास है ना लाखों सीड्स रहेंगे, बहुत सारे सीड्स, ऐसे सीड्स के बंडल रहेंगे। ठीक है। जैसे सर्वर टू में मैं यूजर बनाऊंगा, न्यू यूजर क्रिएट करूंगा मैं। ठीक है, नया यूजर क्रिएट करूंगा। तो ये सर्वर वन क्या करेगा, यहाँ से एक सीड उठाकर इसको दे देगा, भाई ले, सर्वर टू ये सीड ले ले और तू यूजर बना। तो ऐसा एक एक नहीं देगा, ये क्या करेगा, सर्वर वन इसके पास जो लाखों सीड्स है, जो बंडल है, उसमें से 512 सीड उठा के देगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है, सर्वर टू हैज ऑप्शंस टू क्रिएट 512 ऑब्जेक्ट्स। जैसे ये 512 सीड खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये देगा 256। उसके बाद जितने भी सीड्स है वो 256 ही देगा। ठीक है। वैसा ये अगर समझो, ये सर्वर टू में ये है RID मास्टर। ठीक है। तो इसके पास भी बहुत सारे बंडल्स है, सीड्स के बहुत सारे बंडल्स है। ये क्या करेगा, इसको 512 सीड देगा। ठीक है, इसको 512 सीड देगा फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे 512 खत्म होगा तो 256 सब्सिक्वेंट सीड्स देगा। वैसे ही इधर अगर ये RID मास्टर है, इट विल डू दी सेम फंक्शन टू सर्विसेज। ठीक है। तो ये अपना जैसा IMEI नंबर या तो मोबाइल में अपना सिम कार्ड का जो यूनिक नंबर रहता है, तो वैसे ही है, हर ऑब्जेक्ट का सीड होता है। वो सीड जनरेट करने का काम RID मास्टर का है। एंड सीड इज नॉट सीक्वेंस ID, सीड इज सिक्योरिटी ID। ओके। और अभी मैं if I go here, तो RID master allocate pools of seeds to other domain controllers in the same domain। ठीक है। अब लास्ट जो है अपना FSO में लास्ट वाला जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ठीक है। ये FSO में रोल्स ना, देखो डेफिनेटली AD के इंटरव्यू में ना ये पांचों रोल्स पूछेगा ही पूछेगा तुम्हारे को, या तो किसी एक रोल को एक्सप्लेन करने बोलेगा। सो ये इसका कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर is used for
क्रॉस डोमेन रेफरेंसेस। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज क्रॉस डोमेन रेफरेंसेस। So इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर क्या करता है, इट इज यूज फॉर क्रॉस डोमेन रेफरेंसेस। अब समझो यहाँ पर है यूजर आदिल, ठीक है, और यहाँ पर है यूजर से बिलाल, और यहाँ पर है यूजर से आमिर। ठीक है, बहुत सारे यूजर है, लेकिन एक एग्जांपल ले लो कि आदिल tata.com का एम्प्लॉय है, तो he logins to tata.com, Bilal logins to steel.tata.com, and Amit logins to tcs.com. Amir happens to travel to tata.com ऑफिस, वो tcs.com से किधर गया वहां पर, और वहां पर उसको बोले कि ऑफिस आ जा, लेकिन वहां पर टीसीएस का ऑफिस नहीं है, तो टाटा.com के ऑफिस में उसको जाके लॉग इन करना है। तो क्या आमिर लॉग इन कर सकता है टाटा.com में? यस। क्यों? बिकॉज आमिर बिलोंग्स टू द सेम फॉरेस्ट। आमिर कहाँ है? सेम फॉरेस्ट में है, भले वो टाटा.com का यूजर नहीं है। आमिर क्या करेगा, टाटा.com के ऑफिस में जाएगा, यहाँ पर कोई एक कोने में एक पीसी पकड़ेगा, एंड ही विल लॉग इन से कंट्रोल और डिलीट। लेकिन वहां पर वो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस, यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर वो डालेगा TCS स्लैश यूजर नेम। ठीक है, यहाँ पर TCS स्लैश आदिल करके डालेगा, या तो सॉरी आमिर डालेगा, और उसका पासवर्ड यहाँ पर ये करेगा। यू कैन सी देखो डोमेन का नाम चेंज हो गया TCS, बट इन दिस सिनेरियो आई एम गोइंग टू गेट एन एरर, बिकॉज क्योंकि TCS डोमेन अपने पास नहीं है। ओके, एंड कमिंग बैक टू वन ऑफ द क्वेश्चन वेयर यूजर्स ने पूछा था कि भाई क्या दूसरा यूजर्स अगर ये डोमेन कंट्रोलर बनने के बाद अगर इसमें दूसरा यूजर लॉगिन कर सकते हैं क्या, तो लेट्स सी लाइव डेमो देखते हैं। तो क्या बोलता है, द साइन इन मेथड यू आर ट्राइंग टू यूज इज नॉट अलाउड, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। क्यों? बिकॉज दिस सर्वर इज डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर या तो डोमेन एडमिन ही लॉगिन कर सकता है, नॉर्मल यूजर नहीं लॉगिन कर सकता है। एडी इंस्टॉल करने से पहले यूजर 2 was able to log in because it was not a domain controller, it was not an additional domain controller, but now it is a domain controller. So what's happening, what is going to happen, ये जो सिर्फ एडमिन यूजर्स ही इसमें लॉगिन कर सकते हैं। सो जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट आई वाज टेलिंग कि दूसरे डोमेन में लॉगिन करने के लिए आपको डालना है सिंपली द डोमेन नेम स्लैश द यूजर नेम एंड द पासवर्ड ऑफ द यूजर अकाउंट। ठीक है, सो इन दिस वे you can log in to other domain even though the machine belongs to other domain. ओके, टाटा.com के डोमेन में एडेड है मशीन, लेकिन ये TCS का यूजर स्लैश TCS डाल के ऐड कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि TCS.com कहाँ है? टाटा के फॉरेस्ट में है।
और ये जो किस वजह से होता है, ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की वजह से। तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल जो है, उसके वजह से ये सब होता है। अगर ये हर डोमेन में एक इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रहेगा, यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि ये रहे इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ठीक है। तो हर डोमेन में एक इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रहेगा, और वो क्या करता है, उसका काम ही है क्रॉस डोमेन रेफरेंसेस। क्रॉस डोमेन रेफरेंसेस मतलब ये जानेगा कि अगर आदिल है, क्या ये अपने फॉरेस्ट का आदमी है, ठीक है, बिलाल क्या ये अपने फॉरेस्ट का आदमी है, ये आमिर यहाँ का सर्वर देखेगा, आमिर क्या आमिर अपने सर्वर का आदमी, अपने फॉरेस्ट का आदमी है, ठीक है। सो दे रिकॉग्नाइज, जैसे ही आमिर लॉग इन करेगा, सो ये सर्वर वन रिकॉग्नाइज कर लेगा, यस ही बिलोंग्स टू tcs.com, tcs is my tree domain, so he belongs to the same forest, so he can log in. So in other words, infrastructure master अगर down रहेगा, user from one domain cannot able to log into another domain, or user from one domain cannot access resources on another domain, ठीक है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर नहीं रहेगा, आमिर जाकर टीसीएस टाटा.com में लॉगिन नहीं कर सकता है, और आदिल आके टीसीएस में लॉगिन नहीं कर सकता है। यहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर डाउन रहेगा, तो क्या होगा, बिलाल अपना आमिर जो आके इधर आकर लॉगिन नहीं कर सकता है, ठीक है। और सिमिलरली नॉट ओनली लॉगिन, आदिल को अगर यहाँ पर कोई प्रिंटर है, आदिल है टाटा.com में, लेकिन उसको steel.tata.com के प्रिंटर में कुछ प्रिंट देना है, तो वो भी दे सकता है। अगर यहाँ पर वो बैठकर, उसका दोस्त steel.tata.com में काम करता है, उसका पीसी को एक्सेस करना है, तो आदिल कर सकता है, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। तो अभी अगर अपन डेफिनेशन देखेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर इज यूज फॉर क्रॉस डोमेन रेफरेंसेस। इट इज because of infrastructure master that user from one domain can access resources on another domain, ठीक है, और साइन इन टू अनदर डोमेन, ठीक है। ये 5 वर्ड। तो ये बाकी जो पार्टीशन है और ये ग्लोबल कैटलॉग है, नेक्स्ट सेशंस के लिए कर देता हूँ मैं। अंटिल देन मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ तुम्हारे को, ये जो एफएसएम रोल्स कैसा देखना है तुमको दिखा देता हूँ मैं। सो इफ आई गो टू दिस माय सर्वर वन, या तो फिर सर्वर टू, और यहाँ पर मैं जाऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट में, एडमिन में। सो यहाँ पर जो एफएसएम रोल देखने का कमांड है, उसका है कमांड है नेट डोम क्वेरी FSM। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कि ये पूरे एफएसएम रोल सर्वर वन से अपन सर्वर टू में कैसा ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर तुम देखो, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, पीडीसी में RID, ये सारे किधर है, मेरे सर्वर वन। ये सर्वर वन का मैंने होस्ट नेम ये है मेरे सर्वर वन का, ठीक है। तो सारे किसके पास है, एक ही सर्वर के पास है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्रांसफर स्कीमा मास्टर फ्रॉम सर्वर वन टू सर्वर टू, और ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या है देखते हैं, पार्टीशन क्या है देखेंगे, और थोड़ा बहुत अपना साइट एंड सर्विस देखते हैं। और उसके बाद जो लेक्चर रहेगा, वो अपन करेंगे ऑफिस 365। वी विल स्टार्ट विद ऑफिस 365 AD सिंक एंड ऑफिस 365, ठीक है। सो वी हैव वन मोर लेक्चर फॉर एक्टिव डायरेक्टरी टू कंप्लीट द एक्टिव डायरेक्टरी। सो दिस इज द कमांड टू सी द FSM मॉड्यूल्स, ठीक है। और भी कमांड्स है, जैसा ये सब स्कीमा मास्टर कहाँ देखना है, डोमेन नेमिंग मास्टर कहाँ देखना है, ये सब हम देखेंगे ग्राफिकली, ठीक है। सो स्टे ट्यून, and anyone has any question, just let me know. The forum is open now. You can unmute yourself, or you can post your questions on chat box as well. Okay. तो किसी को कुछ पूछना है? I will ask you one question, guys. Uh, anyone has any questions? सर बल्क में यूजर क्रिएट कर सकते क्या अपन?
हाँ, बल्क में क्रिएट कर सकते हैं यूजर्स। उसके लिए एक्सेल फाइल लगेगा तुम्हारे को, और कमांड पावर शेल लगेगा, कमांड प्रॉम्प्ट लगेगा, और उसको इंपोर्ट करके तुम बल्क में यूजर्स क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट 100, 200, 1000 यूजर्स एट वंस। ठीक है, उसका भी मैं कमांड डेमो तुम लोग को के बताऊं। का उसका पावर पापा एडी का पावरशेल कमांड है, न्यू एडी यूजर्स कमांड, और उसके लिए तुम्हारे को पूरे एक्सेल फाइल में यूजर्स का, यूजर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसका सैम अकाउंट नेम और उसका पासवर्ड का डिटेल्स तुमको पहले से भर के रखना है, और फिर इंपोर्ट करना है। तो वो इंपोर्ट है, इंपोर्ट करते हो यूजर्स को। ओके, सो गाइस, एक क्वेश्चन है कि जैसे आंसर इन नेक्स्ट सेशन, कि मेरे पास अगर 10 डोमेन कंट्रोलर है तो कितने स्कीमा मास्टर रहेंगे, कितने डोमेन नेमिंग मास्टर रहेंगे, और मतलब कितने आरआईडी मास्टर, कितने पीडीसी सिम्युलेटर और कितने इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रहेंगे। ये आंसर मेरे को अगले सेशन में देना है। इफ आई हैव 10 डोमेन कंट्रोलर, ओके, मैं ग्रुप में मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, तो तुम लोग थोड़ा R&D करके मेरे को अगले हफ्ते, मतलब ये जो वेडनेसडे जो सेशन रहेगा उसमें बता देना मेरे को। ठीक है, तो इफ एनी वन हैज एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो, और एज वी कैन डिस्कनेक्ट। Okay, so Riaz wants to see what is Regarding RID group master. policy, Yes. Yeah, what's tell me what, Mohammed, you were asking something about group policy. yeah, regarding group policies, how many policies are there? Uh, Policy, there are many templates, but you can create external template as well. Inbuilt templates, I don't remember the exact count, but there are many inbuilt template. If I go to this server manager, and I go to my this group policy, इनबिल्ट टेम्पलेट, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। एक मैंने इधर बनाया था, कौन सा ये बनाया था, इसको मैं अगर एडिट करता हूँ, राइट क्लिक, एडिट, तो ये जो है ना, ये सारे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, इसको बोलते हैं टेम्पलेट्स। तो हर एक फोल्डर में तुमको देखोगे तो देर आर लॉट ऑफ टेम्पलेट्स। ठीक है, इसमें एक 12 से लेकर 15 टेम्पलेट्स है। प्रिंटर्स में तुमको देखेंगे तो 7-8 टेम्पलेट्स रहेंगे। ठीक है, और ये जो टेम्पलेट्स है तुम स्क्रिप्ट के थ्रू इंपोर्ट भी कर सकते हो। जैसा अभी तुमको इसमें देखोगे तो यूएसबी का तुमको नहीं मिलेगा, वो टेम्पलेट तुम्हारे को एक्सटर्नली ये करना पड़ेगा। तो दैट आर ऑल एडवांस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, यू हैव टू सर्च ऑनलाइन, एंड you have the option to import templates. So these are all default templates. ठीक है, विंडो सेटिंग्स में तुम्हारे वो अलग से आ जाएगा। ठीक है, लॉग ऑन लॉग ऑफ का पॉलिसी, फोल्डर रिडायरेक्शन, ये सब बहुत सारे पॉलिसीज इनबिल्ट टेम्पलेट्स है। सो यू कांट, मतलब एक एक इसमें बहुत सारे हैं, सो यू कैन काउंट फ्रॉम योर, कितना है ऐसा स्पेसिफिक तो ऐसा बता नहीं सकते कितने काउंट्स है। ठीक है, अब ये विंडोज कंपोनेंट में yes. जाओगे तो इसके यहाँ पर बहुत सारे पॉलिसीज मिलेंगे तुम्हारे को। ठीक है, तो इट इज़ वेरी वास्ट। एंड RID मास्टर एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा था रियाज। सो RID मास्टर क्या है रियाज, जैसा तुम्हारा समझो। ठीक है, अब ये सर्वर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 है, और 6 है। ठीक है, ये इतने हैं। ठीक है, ये tata.com है, ये steel.tata.com है, और ये तो मेरा TCS है। ठीक है, तो ये जो सर्वर 1 है ना, यहाँ पर इसके पास है ना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए ना, हर एक ऑब्जेक्ट क्या है, सिड है, बैकग्राउंड में वो सिक्योरिटी आईडी है। ठीक है,
If I go here over here, PowerShell में मैं दिखाता हूँ। PowerShell में मेरे को मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं बताता हूँ कि क्या है वो सीक्वेंस आईडी है। हर एक ऑब्जेक्ट, यूजर हो, ग्रुप्स हो, जो भी है, वो एक सीक्वेंस अपना एक सिक्योरिटी आईडी है। लेट मी शो यू इफ आई कैन। ये देखो, ये अगर मैं यूजर में बताता हूँ, देखो ये जो है ना सिड, ये इसको बोलते हैं सिड। हर यूजर्स के साथ ऐसा सिड रहता है, ठीक है। ये कमांड में अभी मैं रन करने के लिए मेरे को ये लगेगा, ठीक है। तो मैं वो कमांड रन करके दिखाता हूँ। या तो अभी मैं इधर ये करूँगा, गेट ये फाइंड एडी यूजर आदिल का नाम डालकर। तो यहाँ पर देखो ये सिड जो दिखा रहा है ना, ये लंबा चौड़ा, ये सिड है, ठीक है। तो ये हर अकाउंट के साथ एक सीड रहता है। तो ये जो सीड जनरेट करता है तुम्हारा आरआईडी मास्टर, ठीक है। ये सीड ऐसा नहीं है यूजर बनता है तो तभी बनता है, ऐसा नहीं है, पहले से वो सीड है। जैसा जैसा एक ये सीड का पूरा बंडल है, ठीक है। तो जैसा जैसा यूजर क्रिएट होएगा ना, तो एक एक सीड खत्म होते जाएगा, ठीक है। तो ये जो सीड जनरेट कर कर वो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करने का काम करता है आरआईडी मास्टर, ठीक है। और ये जो सीड जनरेट करता है एट ए टाइम एक ही सर्वर करता है, मतलब टाटा.com में एक ही सर्वर करेगा। अब यहाँ समझो बहुत सारे सर्वर्स है, 1 2 3 4 सॉरी 5 5 6 समझो, इसमें 7 8 9 इतने सर्वर्स है। तो ये क्या करेगा मालूम है, इसको 512 सीड और इसको 512 एंड सो ऑन, सबको ऐसा 512 सीट देते जाएगा। ये सर्वर 1 जो है सर्वर 2 को देगा, सर्वर 7 को देगा, सर्वर 8 सर्वर 9 को देगा। मतलब इसको बोलेगा भाई ले 512 सीट पकड़ एंड यू हैव द अथॉरिटी एंड एक्सेस टू क्रिएट 512 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आरआईडी मास्टर एलोकेट्स पूल्स ऑफ सीट्स टू अदर डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। अपन यूजर बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, अपने को लगता है यार यूजर बनाया, फर्स्ट नेम डाले, लास्ट नेम डाले, पासवर्ड बन गया, यूजर बन गया। नहीं, बैकग्राउंड में एक सीड एसोसिएट होता है। टेक्निकली वो एक एल्गोरिदम है जो प्रोग्राम्ड है, और वो बेस्ड ऑन दैट प्रोग्राम अ सीड इज एसोसिएटेड टू एवरी ऑब्जेक्ट, और वो सीड जनरेट करने का काम है आरआईडी मास्टर का। गॉट इट? Yes, sir. Got it. Got it. Thank you. Anyone has any other questions? If किसी को अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो देन वी कैन डिस्कनेक्ट। आई विल शेयर द नोट्स एंड आल्सो द रिकॉर्डिंग। ओके, so bye everyone. I hope the session was informative and you people have enjoyed the session. Sir, regarding yesterday's recording, as I texted you regarding the issue. Yeah, Mohammed, I didn't get the opportunity or time to see into this issue. I think it might be because somebody shared the screen in between, so it could be the reason. But I will see if it is the same issue from my side also. ठीक है, मैं check करता हूँ, and if I'm able to download, I will download and send. I went to the complete video. Hmm. The screen was shared, but it was shared in the beginning of the video. Means in the Okay. beginning of the lecture. So, Okay. but the video all at the end, till the end, the video has that image freeze. So, Okay, so might be. Let me check what is the issue exactly, and let me also check how is the behavior of today's video. Okay, I will share the video, and everything okay, is held in the same location, so you will have access to the folder. Okay. Yeah. okay, Let me okay. check. Thank you. Bye. Bye, everyone. Sure.